अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये पार्ट 2 है हमारा पीडियाट्रिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे थे उसका, और इसमें हम चैप्टर नंबर 11 से ऑनवर्ड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो चैप्टर नंबर 11 जो है, सॉरी, वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का है, राइट। तो इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर अक्सर ये मसले आते रहते हैं रेस्पिरेटरी, तो इसके लिए हमें इसे डिटेल में पता होना ज़रूरी है। कोएनल एट्रीजिया है, ये ENT का टॉपिक है, और इसमें कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, क्या मनूवर्स करते हैं हम, कौन सा फीडिंग निपल देते हैं, ठीक है, ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसकी डिटेल के अंदर। और कैसे इसके टेस्ट कौन से होते हैं, स्पेचुला टेस्ट है, डिफरेंट इस तरह के, ठीक है, तो वो आपने देख लेना। उसके बाद फ्रिंजाइटिस है, ठीक है, जिसे आम जुबान के अंदर सॉर थ्रोट कहते हैं। ये बड़ों के अंदर भी होता है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट वगैरह चीज़ें मैनेजमेंट आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। इसके अंदर कौन सा हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, थंब साइन आता है इसके अंदर, और एमरजेंसी है, कंडीशन है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है इसमें आपने एयरवे सिक्योर करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपने देख लेना। उसके बाद ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप के अंदर जो है कौन सा साइन आता है, एक्सरे में क्या नज़र आता है आपको, ये चीज़ें इसका पता होना चाहिए। ब्रोंकालाइटिस कौन सा वायरस करवाता है, कौन से हैं ऑर्गेनिज्म जो करवा रहे हैं इसको, ठीक है, और उसके बाद जो है ये कौन से एज ग्रुप में होता है। ये यूजुअली 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होता। उसके बाद जो है आपने नमूनिया की टाइप्स, इसकी डिटेल्स, इसकी ARI क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जो है कैसे मैनेज करते हैं, इसके टाइप्स क्या होती हैं, इसमें एज के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एस्थमा की मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी कॉजेज़, इसकी डिटेल्स, ये मेडिसिन का भी टॉपिक है, यहाँ का भी टॉपिक है। इसी तरह ये नमूनिया भी मेडिसिन का टॉपिक था, ठीक है, TB वगैरह ये सारे उधर भी टॉपिक्स हैं, यहाँ पे भी टॉपिक्स हैं। एस्थमा की इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में क्या होती है, स्टेप वाइज फैशन में हम कैसे इसको हम वो डील कर रहे होते हैं, वो भी पता होने चाहिए सारे स्टेप्स, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पीड्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कौन सा जीन की म्यूटेशन होती है, और उसके बाद जो है इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है जी चैप्टर 12 आ जाता है GIT एंड लिवर डिसऑर्डर्स का। इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डायरिया इसके अंदर मेंशन्ड है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन है कि हम जब आप डायरिया करेंगे तो उसी में आपने एक्यूट क्रोनिक दोनों कवर कर लेना। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है, ज़्यादातर जो जितने फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है कॉमनली, उन लोगों के अंदर, सॉरी, उस पॉपुलेशन के अंदर ये होता है। हमारे जो एशियन साइड है उसके अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हो भी सकती है। आपने सुना होगा कुछ लोग यानी कि कहते हैं कि हम दूध वाली प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना कि योगर्ट जो होता है वो ये लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, और कीफर वगैरह भी वो यूज़ कर सकते हैं। सो इसको आपने देख लेना, ये वैसे हमने बायोकेम के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन है कि यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देख लेना। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली नहीं पूछा जाता ना इधर ना मेडिसिन के अंदर, लेकिन कोई एनकोप्रेसिस वगैरह है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। बच्चे ने कोई ऐसी फॉरेन बॉडी खा ली जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या कोई मैकेनिकल फैक्टर है कि उसके जो एनल कनाल है उसकी, ठीक है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या वो उधर कोई फिज़िकल जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो आ जाती है चीज़। उसके फिज़िकल नहीं, सॉरी, जो है वो उसकी बिल्ड के अंदर कोई मसला है, कोई इस तरह की चीज़, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेने आपने। सीलिक डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से एंटीबॉडीज टेस्ट करवाते हैं आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं इसके अंदर, बेसिकली क्या हो रहा होता है इसके अंदर, इसमें यही है कि ट्रीटमेंट इसका सिंपल सा है कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स दे दो, ठीक हो जाता है पेशेंट, राइट। उसके बाद हिपैटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज़ क्या होती हैं, कि इसमें मैसिव होती है, कि इसमें जो है वो पेनफुल होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके हेपेटाइटिस की टाइप्स, बच्चों के अंदर यूजुअली A B ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, और कैसे वैक्सीनेशंस वगैरह होती हैं इनकी, ये आपको पता होनी चाहिए डिटेल्स, ठीक है।
एसाइटिस बच्चों के अंदर हो सकती है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, ट्रांसयूडेटिव एक्सुडेटिव, ये आपको चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। विल्सन डिजीज़ क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है, पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 जो कि सीवियस डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेडिसिन का भी टॉपिक है, लेकिन हम पीड्स के अंदर कवर कर लेंगे तो हमें मेडिसिन में करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो क्लासिफिकेशन इसकी आनी चाहिए कि साइनोटिक ए साइनोटिक्स क्या हैं, ठीक है, डिजीज़ कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी होती है, वीएसटी जो है उसके अंदर क्या होता है, कौन सा मरमर आ रहा होता है, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट क्या होता है, पीडीए क्या होता है, पीडीए का मशीनरी मरमर आता है इसके अंदर, ठीक है, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, नमूनिया वगैरह यूजुअली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एएसडी क्या होता है, इसके अंदर भी कंटिन्यूस मरमर आ रहा होता है एक किस्म का, ठीक है। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, और इसमें कौन सा मरमर आता है, इसमें कौन से स्प्लिंटर हैमरेजेस वगैरह होते हैं, ये डिटेल में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये जो वी एस टी है और पी डी ए है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो है ना यूजली ये सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना कि इसको कैसे डायग्नोस करना है, इनके फीचर्स आपको डिटेल में आने चाहिए, राइट। उसके अलावा जो टेट्रोलॉजी फेलेट है, इसका भी मरमर कहाँ पे करके आता है, ठीक है, स्पेसिफिक इसके अंदर ना बूट शेप अपीयरेंस आ रही होती है हार्ट की, तो ये भी आपको पता चाहिए, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बेड साइड के लिए क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनिंजाइटिस की डिटेल आनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एज ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। उसके बाद टीबी मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होते हैं, ट्यूबरकुलोमास होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसकी पता होनी चाहिए। मेनिंजाइटिस की ना आपको डिटेल्स भी आनी चाहिए, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और एक एमसीक्यू आता होता है कि इसमें कौन सी नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है, और ये पता होना चाहिए आपको। और इसके अलावा जो है आपने इसके अंदर जो है फंडोस्कोपी करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपने वो हाउस एमडी जो है एक सीज़न है, वो अगर आपने देखा हुआ तो उसके अंदर भी फर्स्ट सीज़न के अंदर ही मेनिंजाइटिस का केस आता है, तो उसके अंदर वो दे गो फॉर प्रॉपर फंडोस्कोपी वगैरह सारा, तो अगर आपने देखा हुआ तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेरिब्रल मलेरिया जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ इसके हवाले से। अच्छा, ये जो टीबी मेनिंजाइटिस और सेरिब्रल मलेरिया ना, इनके भी सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको भी कैसे डायग्नोस करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सीएसएफ एग्जामिनेशन पे इनमें क्या डिफरेंस आ रहे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट। फेब्राइल फिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉमन जो है ना ये कंप्लेन है, जो इमरजेंसी के अंदर आती है, बच्चे को झटके लग रहे हैं जी, ठीक है, फिट्स उसे कह देते हैं। फेब्राइल फिट्स हो सकते हैं कि बुखार के अंदर हो सकते हैं, उसे झटके लगने शुरू हो गए, ठीक है, डिफरेंट रीजंस हैं। इसमें सिंपल होते हैं, कम्प्लेक्स होती हैं टाइप्स, इनकी क्लासिफिकेशन किन बच्चों के अंदर यानी कि होता है, ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की टाइप्स इसकी टॉनिक क्लॉनिक है, ठीक है, मायोक्लोनिक है, सारी आपको ना पता होनी चाहिए, पूरे वो टेबल है बुक के अंदर, तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, और इनका मैनेजमेंट क्या होती है, ये हर चीज़ डिटेल में होनी थी। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, उसमें आप ATLS प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं, और रूटीन में क्या करना है, आपने कितनी ड्रग्स देनी है, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी करनी है नहीं करनी है, आपको चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकेफलस, ठीक है, और माइक्रोकेफलस, इन दोनों की आपको जो है वो कॉजेज़ पता होनी चाहिए, क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हाइड्रोकेफलस कब कहेंगे, अगर कितना होगा हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है, और माइक्रोकेफलिक कब कहेंगे, अकॉर्डिंग टू एज हम इसे चेक करते हैं। मैंने स्टार्ट में भी बात की थी पिछले पार्ट के अंदर कि उसमें आपको उसका चार्ट है पूरा, और आपको पता होना चाहिए कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेरिब्रल पाल्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ये लॉन्ग केस में भी आता होता है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग केस है ये, राइट। और इसके अलावा जो है मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा उसकी, लॉन्ग केस कौन से होते हैं, शॉर्ट केस कौन से होते हैं, और कैसे कैसे उन्हें करना होता है, ये सारी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, इसके अंदर जो है सीजर पैटर्न होता है, इसमें इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, ये सबसे कॉमन टाइप होती है, ठीक है, स्पैस्टिक होता है नहीं होता, ये सारे एमसीक्यूज में भी आते रहते हैं, और ये एग्जाम क्वेश्चन भी है, ये ऑस्की के अंदर भी आता है, और ये लॉन्ग के शॉर्ट के इसके अंदर भी आता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है जी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर जो है ये हमारा चैप्टर 15 है, और इसमें ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है। इसका पूरा मैकेनिज्म आना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन नहीं बन रहा होता, सारा कुछ, ठीक है। और इसका टिपिकल जो केस आता है ना, वो ये होता है कि मदर आती है, वो कहती है कि जी मेरा बच्चा जो है वो पहले सही चलता था, ठीक है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलना छोड़ गया, राइट। तो ये पता होना चाहिए। मिस्थीनिया ग्रेविस ये हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है, हमने आगे भी सारी ईयर्स के अंदर ये लाजमी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, क्या क्या होता है, ऑटोमीन होता है, हमें पता है इस चीज़ का। एक सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी वैसे एक कुछ अर्सा पहले एक केस आया था, अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुनी हो, तो उसमें ये था कि जी सोलर किड्स का नाम दिया गया था बच्चों को, कि वो सारा दिन जो है वो घूमते से ही रहते थे, यानी खेल रहे कूद रहे, और जैसे ही शाम का टाइम होता था तो वो यानी कि बिल्कुल जिसमें बॉडी पैरालाइज हो जाती है वो वाला हिसाब हो जाता था उनका। तो उन्हें सोलर किड्स कहते थे कि दिन को जब सूरज होता है तो वो सही चलते हैं, यानी कि, और शाम को जो है वो बिल्कुल यानी कि अपनी एक्टिविटी छोड़ देते हैं। तो उनको भी यही मसला था। ये सिर्फ आपको कोरिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको याद रखने में आसानी होगी। जीबीएस, जीबीएस जो है इसका डिफरेंस आना चाहिए पोलियो के साथ। पोलियो के अंदर एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है, इसके अंदर सिमेट्रिकल होता है, इसका ऑनसेट जल्दी होता है, ठीक है, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, क्या यानी कि इसकी कॉजेज होती हैं, ये डिटेल में आना चाहिए। मेडिसिन में भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 16 हमारा हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, ब्लड रिलेटेड सारे इश्यूज। अनीमिया की डिटेल आनी चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन, ये माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है, इनकी क्लासिफिकेशन जो है ऑस्की के अंदर भी आती है, वाइवे के अंदर भी पूछी जाती है, एग्जाम्स के लिए भी आती है, और ये मेडिसिन के अंदर भी है, तो सो ये आपको आना चाहिए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वो थैलासीमिया, थैलासीमिया जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग केस है, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में लाजमी पूछा जाता है। ये पैथोलॉजी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें फ्रंट बॉसिंग हो रही है, सारा डिटेल के अंदर ही उसके अंदर भी था, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये आपको डिटेल आनी चाहिए थैलेसीमिया की, ए टू जी आनी चाहिए, इनमें कब ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्या क्या मसले होते हैं, माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है, ठीक है, कज़न मैरिजेस के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिकल सेल डिजीज़ का पता होना चाहिए, कहाँ पे आपके म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, कौन सा जो है ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो रहा है, और सिकलिंग होती है उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसके अंदर तीनों सेल लाइंस जो हैं वो आपकी गिर रही होती हैं, और इसके अंदर कैसे डायग्नोस करते हैं इसे, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, कौन सी मेडिसिन हैं ऐसी जो कि ये कॉज करवा सकती हैं, ये इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट है और मेडिसिन के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्स के अंदर, गायनी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो उनके अंदर भी यूजुअली वुमेन के अंदर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो मेडिसिन में भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आपने ये पढ़ना, बच्चों के अंदर कैसे मैनेज करते हैं ये आपको आना चाहिए। हीमोफीलिया ए और बी जो है इसके अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, एपीटीटी का क्या फ़र्क आ रहा होता है, पीटी लेवल्स क्या होते हैं, बीटी लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एपीटीटी क्या होता है इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग। आईडीपी बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या क्या फीचर्स आ रहे होते हैं, ये आपको डिटेल में चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या होता है, अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है, और वैसे ही कोई पूछ ले यार आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, आपके जो है प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये आपको सारी चीज़ें जो है ना ये पता होनी चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट है नियोप्लास्टिक डिजीज़। इन आम ज़ुबान कैंसर्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर जो है ना ALL सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का आता होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका स्टेज वाइज जो है वो ट्रीटमेंट है, इसका मैनेजमेंट जो है ना प्रॉपरली, ठीक है। उसमें रिमिशन फेज़ है, इस तरह डिफरेंट फेजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन देनी होती हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशंस पूछी जाती हैं कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है आपने, तो आपको डिटेल में ये चीज़ आनी चाहिए। उसका AML CML ये हम मेडिसिन में भी पढ़ेंगे, आपको डिटेल में आनी चाहिए कि क्या क्या होता है इसके अंदर। लिम्फोमास, ठीक है, इसमें हॉजकिन लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, कौन सा पैटर्न होता है, कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ये पैथो के अंदर एक शॉर्ट सा हमने टेबल पढ़ा था, तो ये उसी के अंदर ये सारा कवर हो जाता है। तो अगर आपको वो याद है वेल एंड गुड, नहीं तो आप ये दोबारा से पढ़ सकते हैं। विल्म्स ट्यूमर क्या होता है, ये सर्जरी के अंदर जब हम यूरोलॉजी सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम कवर करेंगे। तो कौन सा जीन जो है वो म्यूटेट होता है, ठीक है, और क्या मैनेजमेंट होती है इसकी, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। लिम्फेडिनोपैथी जो है इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ये आपको आनी चाहिए मेडिसिन के अंदर भी, और कहीं पे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है, कि क्यों लिम्फ नोड्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप करें इसे, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 19 है हमारा, वो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट स्टेचर की कॉजेज़ आनी चाहिए आपको, फेमिलियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो भी है आपको डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। कोई सिंड्रोमिक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिकॉशस प्यूबर्टी क्या होती है, ये हमने पढ़ा था गायनी के अंदर भी, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या होती है, मेल्स में क्या होती है, फीमेल्स में क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म जो है या हाइपरथायरॉयडिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं बच्चों के अंदर, ये ज़्यादा कॉमन होता है, राइट। दोनों हो सकते हैं लेकिन ये जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों का। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, क्या कॉजेज़ होती हैं जो ये लीड करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायबिटीज़ की डिटेल, ठीक है, कि इसमें इंसुलिन डोजेज आपको पता होना चाहिए, कि स्लाइडिंग स्केल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, किस वजह से होती है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद DK है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो है ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, DK, ठीक है, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं मेडिसिन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उधर भी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाता होता है और केस भी आ जाता है, और वैसे भी पूछा जा सकता है आपसे वाईवे वगैरह के अंदर, कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, क्या इन देते होते हैं फ्लूइड्स पहले, इस तरह पे कभी MCQs आता था कि सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर। तो उसमें अक्सर बच्चे लग रहे थे कि सबसे पहले जी हम इंसुलिन दे देते हैं उसे, ठीक है। सो सबसे पहले हम फ्लूइड्स देते हैं, उसके साथ फिर इस तरह जो है वो इंसुलिन, वो इस तरह करके ना ट्रिकी करके जो है वो MCQs होते हैं। उसके बाद रिकेट्स हैं, रिकेट्स के एक्सरेज लाजमी आएंगे ऑस्कीज के अंदर, ठीक है, क्या फैक्टर्स होते हैं, बोइंग ऑफ लेग्स हो रही होती है, सारा कुछ, ठीक है, डिटेल में कौन सा वाइटामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, हर चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज़ आ जाती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ के आपको सिर्फ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ जो कि हमने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ी थी, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री थी उसके अंदर, ठीक है, आपको सिर्फ नेम्स आने चाहिए। पूछे जा सकते हैं, वैसे पूछता कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसके नेम्स पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आप कुछ लिखने के काबिल हो जाएंगे, तो आपको ये इसके नेम्स आने चाहिए, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इसका जो एक्सरे अक्सर जो है ना वो रखा होता है ऑस्कीज के अंदर, तो उससे आपको देख के बताना पड़ता है, तो इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें अगर फ्री टाइम है आपके पास। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आ जाती है जी रोमेटिक डिजीज़, ठीक है। तो इसके अंदर जो जॉइंट्स वगैरह डिजीज़ हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, ठीक है, ये आपने देख लेना है इसको डिटेल में, ये के आता होता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं आपके जो ALL है उसके साथ, तो ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह के अंदर आपने चेक कर लेना है इसे।
नेक्स्ट है जी ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। उसमें डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये तो आने ही आने हैं ना, इनके बगैर गुजारा नहीं है। ये तो ऑस्की के अंदर भी आने हैं, लॉन्ग केस भी आने हैं, शॉर्ट केस भी आने हैं, ठीक है। और इनमें डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, इनके फीचर्स, कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है पता होना चाहिए। फिर एडवर्ड सिंड्रोम, पटावा सिंड्रोम जो है, इनके अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है, और कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। इधर मैं आपको एक छोटा सा निमोनिक बता देता हूँ, वैसे हम डिटेल में इसकी बात करेंगे जब हम करेंगे। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, आपने ये रखना कि जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, ठीक है, वो 21 ईयर्स पे मिलता है, यानी कि जस्ट एनिमोनिक है, इसमें कोई यानी कि फैक्चुअल बात नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, आपको 21 की एज के अंदर जो है आपको फॉरन पर मिल जाता है, या आपको अलाउ कर देते हैं घर वाले के जी ड्राइव करना। तो आपने जो है 21 जो होता है क्रोमोसोम, वो इसके अंदर होता है इन्वॉल्व, ठीक है। उसका ई से जो है ना एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, इसमें होता है ई से आप जब वोट करते हैं या इलेक्शंस के अंदर जब आप वोट कर रहे होते हैं, तो आपको उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, राइट। तो 18 साल से ऊपर होगी तो फिर आप वोट डाल सकते हैं। सो ई फॉर इलेक्शन 18 जो है क्रोमोसोम इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। पी फॉर जो है आपने याद रखना कि प्यूबर्टी हम यूजुअली जो है 13 पे जो है वो रीच कर जाते हैं, तो जो है इसमें 13 जो है वो इन्वॉल्व होता है, राइट। उसके बाद केल एंड फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और इसे सिर्फ डिजीज़ के नेम्स लाजमी आने चाहिए, कौन सी होती हैं ये पूछे जाते होते हैं अक्सर ऑस्कीज के अंदर भी, और सारी चीज़ें, ठीक है, ये आपने जो है वो आनी चाहिए। इसी तरह एक्स लिंक रिसेसिव और डोमिनेंट डिजीजेज जो हैं, इनका पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे आपने करनी है, ठीक है। इनके नेम्स पता होने चाहिए, बस दैट आर सफिशेंट, राइट। उसके बाद जो चैप्टर 23 है, इसके अंदर नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रोलॉजी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। टिपिकल केस आता है कि जी पहले गला ख़राब हुआ, उसके बाद जो है वो ये मसला आना शुरू हो गया किडनी से रिलेटेड। तो ये पता होना चाहिए, मेडिसिन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोला कलर यूरिन आता है इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्या होता है, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसकी मैनेजमेंट पूछी जाती है, जो कि अक्सर भूल जाती होती है, तो इसको ज़रा ज़्यादा फोकस कर लेना आपने, ठीक है। ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसकी बात करूँगा। डर्माटोलॉजी, ठीक है, पढ़ेंगे जब हम मेडिसिन में भी जाएंगे, लेकिन इधर जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो है स्केबीज, ठीक है। बच्चों में अक्सर जो है वो स्क्रैच मार्क्स होते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे भी ये चीज़ पिक हो जाती है, और अक्सर वो कहते हैं कि रात को खारिश पड़ी होती है बच्चे को, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेडिकुलोसिस, ठीक है, जिसे आम जुबान में हम जो है जुएँ कहते हैं, ठीक है, बच्चों में अक्सर होता है। तो ये आपको कैसे मैनेज करनी है, ये फिज़िकल आपने जो है उसे रिमूव करना होता है, उसके बाद जो है डिफरेंट प्रिपरेशन हैं वो देनी होती हैं। सो ये आपको डर्मा में वैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपने ये देख लेना। बिकॉज सेबरिक डर्माटाइटिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और ये बड़ों के अंदर भी होती है, लेकिन छोटे बच्चों में आपने देखा होगा येलोइश क्रस्टिंग हुई होती है उनके स्कैल्प के ऊपर, तो वो यही होती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक सर्जरी। जब हम सर्जरी पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये चीज़ कवर करेंगे, लेकिन है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी स्टेजेस में करते हैं, किस मंथ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ये आपके पास जो है इसका एक्सरे आ सकता है उसके अंदर, ऑस्की के अंदर, कि आपने डायग्नोस करना है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ड्यूडेनल एट्रीजिया, इसका भी एक्सरे आता होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्पाइना बाइफिडा जो है, या मेनिंगोमाइलोसील वगैरह, ठीक है। तो इसको जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके उसके अंदर भी आते हैं, ऑप्स के अंदर भी आता है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, और किस वजह से होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट। उसके बाद जो चैप्टर 26 है ये पॉइजनिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी है। छोटे बच्चों को ना आदत होती है, वो जो भी चीज़ मिलती है उसे मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए चांसेस होते हैं कि वो कोई ऐसी कोई टैबलेट पड़ी है, कोई इस तरह की पॉइजनस चीज़ पड़ी है, वो खा लें, तो इसलिए मसला हो सकता है। तो कोई भी बच्चा अगर अनकॉन्शियस आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमारा एक सस्पिशन ये भी होता है कि ये
जो है टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड कोई इशू है, राइट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, कैसे आपने स्टार्ट करना है, रिसक्सिटेट कैसे करना है, उसे सारा कुछ ये पता होना चाहिए, ये पूरा पैटर्न। उसके बाद एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये एक टेबल आपके सामने शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, कि डिफरेंट जो है वो उन चीज़ों के एंटीडोट्स क्या होते हैं, ठीक है। मूवीज़ के अंदर सुना ही होगा एंटीडोट्स होते हैं जी। और तो वो आपको यानी कि जो है मैं एक टेबल शेयर कर दूंगा, तो वो है कि उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर जब हम फोरेंसिक को कवर करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा। एसिटामाइनोफेन, एस्पिरिन और आयरन ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, ये जो है ये वो चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमनली हो जाती हैं, ठीक है। एसिटामाइनोफेन जो है ये सिंपली जो हमारे पास पैनाडॉल वगैरह होती है घर में, पैरासीटामोल, ठीक है, तो वो होती है। और इसके अंदर जो है वो क्योंकि इजीली घर में अवेलेबल होती है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है ये टैबलेट, तो इसमें चांसेस होती हैं। एस्पिरिन के हो सकते हैं चांसेस। उसके अलावा आयरन की टैबलेट्स होती हैं, यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनके पास घर में वो पड़ी होती हैं एक्स्ट्रा टैबलेट्स वगैरह, तो वो उनके चांसेस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह जो है वो हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। चैप्टर 27 जो है हमारा बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स है। अगेन उसके अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस और DDH, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस आपके पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और DDH जो है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, ठीक है, ये एक्सरे टिपिकल आता होता है और इसके अंदर लाइंस वगैरह हैं कुछ, उनसे आप देखते हैं कि ये प्रॉपरली DDH है या नहीं है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये आपको मैं जब ऑस्की करवाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। चैप्टर 28 ये यूजुअली तो वैसे हाउस जॉब के अंदर पढ़ते होते हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक ड्रग थेरेपी, ठीक है, कि उसकी डोजेस क्या होती है, बच्चों के छोटे होते हैं बच्चे तो उनकी डोजेस भी डिफरेंट होती है, तो ये कौन सी फिर देनी है, कौन सी नहीं देनी, कौन से उनके ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी। आगे पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इन केस नहीं भी पढ़ सकते, मैं फाइनल ईयर के प्रोफेशनल की बात करूँ तो फिर आप उसके बाद हाउस जॉब वगैरह में ये चीज़ कवर कर सकते हैं, राइट। कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा आपको इसके हवाले से पीड्स के, ठीक है। कि नंबर 1 थिंग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हर एक के पता होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 तो लाजमी पता होने चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर आपको जब भी होगा ना, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, ठीक है, आप डायग्नोसिस बताएंगे, उसके बाद अगली जाएगा व्हाट कैन बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। तो आपको वो लाजमी आने चाहिए, जितने टॉपिक्स मैंने बताया उन सब के डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाजमी आने चाहिए, राइट। उसके बाद जो है क्लासीफाई करना डिजीज़ को अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, कि कुछ एज ग्रुप के अंदर डिजीज़ होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। वो जैसे मैंने बात की थी अभी पीछे, ब्रोंकोलाइटिस है, ठीक है, मैंने बताया था कि वो यूजुअली जो है वो 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर होती है, 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नहीं होती। तो इसमें हम क्लासीफाई करते हैं। मैं जब सिनेरियो पढ़ूंगा, बच्चा ही 5 साल का है, तो मेरे एक ऑटोमेटिकली मैं उसे जो है वो एंड पे रखूँगा। अगर मैंने रखना भी होगा अपने DD के अंदर तो मैं ब्रोंकोलाइटिस को बहुत ही एंड पे रखूँगा, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने क्लासीफाई कर लेना डिजीज़ को कि ये इस एज ग्रुप में हो भी सकती है या नहीं हो सकती, राइट। उसके बाद जो है आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जब भी एक चीज़ याद रख लें पीड्स के अंदर कि जब भी मैनेजमेंट लिख रहे होंगे ना तो उसके अंदर आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट लाजमी लिखनी है। और साथ आपने ये भी लिखना है वी विल कंप्लीट द इम्यूनाइजेशन, ठीक है, और द बेबी, ठीक है, या चाइल्ड, ये सारी चीज़ें ये आपने ना कह लेंगे एडिशनल पॉइंट लाजमी हर मैनेजमेंट के अंदर ऐड कर देना कि आपने फीडिंग केयर करनी है उसकी, बच्चे की न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी है उसे, और इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो है वो चेक करके उसे कंप्लीट करवाना, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। ये बाकी मैं आपको ये भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने मैनेज करना है उसे चीज़ को, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि क्योंकि थोड़ा सा हर कॉलेज का डिफरेंट होता है, हर मेडिकल कॉलेज का हिसाब किताब डिफरेंट होता है, डिफरेंट HODs के डिफरेंट जो है उनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने कोई पास्ट पेपर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई की बुक वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो जो भी आपकी कंट्री में है, जैसा हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर KUET जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इधर जो है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और पास पेपर्स वगैरह आप अपने किसी कॉलेज वगैरह के ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, अकॉर्डिंग टू दैट आप कवर कर सकते हैं, राइट। फिर MCQs आपने देख लेना है। MCQs इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आएंगे, ठीक है, यही सिनेरियोज होंगे। इसमें आपने देख लेना कि अगर आपको होता है कि कई दफ़ा कुछ सीनियर्स के पास कलेक्शंस होती हैं, कुछ जो है वो वैसे कह लें कि बुक्स के अंदर पूल वगैरह हमें मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे भी है वो आपने देख लेना, उस चीज़ को कवर कर लेना। एक चीज़ जो मैंने लिखा भी है कि डोंट टेक इट इजी, हम यही करते हैं पीड्स को, यार वो एंड पे हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, आखिरी महीने में हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, और यही करते करते पीड्स को हम इजी ले जाते हैं। और पीड्स के जो डायग्नोसिस बनाना ना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। उसमें यानी कि एक बीमारी के जो सिम्टम है वो 6 बीमारियों के अंदर आ रहा होगा, तो आपको वो फिर डायग्नोस करने में मुश्किल होगा उधर, और ज़रा सा भी डिफरेंस होगा तो आपका डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करें, एक दफ़ा साथ ज़रूर पढ़ें, उसके बाद एंड पे जाके बेशक इसे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, लेकिन है कि आपने इसे करना ज़रूर है साथ साथ। होता ही है कि बाकी जो मेडिसिन है, सर्जरी है, ये उनके सब्जेक्ट्स बड़े हैं वो, ठीक है। गायनी ऑप्स की वैसे 2 बुक्स हैं और उसका भी प्रेशर ज़्यादा डाला जाता है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है पीड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो इसलिए ये चीज़ आपने नहीं करनी, इसको आपने लाजमी करना। उसके बाद एक इधर मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि कनेक्ट करना आपने अपने सब्जेक्ट्स को फॉर सेम टॉपिक्स। लाइक अब रोमेटिक फीवर अगर मैंने पढ़ लिया है मेडिसिन के अंदर, तो मैंने पीड्स के अंदर नहीं पढ़ना, क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर टाइम नहीं होता, ठीक है, कि आप उधर से भी पढ़ें उधर से भी पढ़ें। आपने बुक एक रखनी है अपनी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि कभी कोई बुक पकड़ रहे हैं, कभी कोई बुक पकड़ रहे हैं। मैं इसके लिए भी एक पूरे वो बनाऊंगा वीडियो के, आपको कैसे कैसे आपने चलना है, कैसे मैनेज करना टाइम को, सो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी मैं आपको टिप्स दूंगा उसके अंदर। और जो चीज़ है ना कि आपने जिस तरह हमने इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ लिया हमने पीड्स के अंदर, तो हमें वो गाय ऑप्स के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर हमने विल्म्स ट्यूमर जो है वो हमने अगर सर्जरी के अंदर पढ़ लिया, तो हमें यहाँ पे पीड्स के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह आपने ना कनेक्ट कर लेना, ताकि आपका जो कोर्स है वो मिनिमाइज होता जाए, और जो चीज़ें पीड्स के हवाले से डिटेल में पढ़ने वाली वो यहाँ पे पढ़ें, बाकी मेडिसिन में पढ़ें। जैसे कि अब इसके अंदर जो आपको ने ब्लड पढ़ना है, ब्लड में अब थैलेसीमिया जो है वो पीड्स की बुक के अंदर मिलेगा आपको, तो आपको ये जो है वो डिटेल में जो है वो पीड्स की बुक से ही करना है। लेकिन जो बाकी जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया दूसरे ये उनकी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आप मेडिसिन में भी अगर कर लेते हैं तो वो वाला यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने उसे मैनेज कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही थैंक यू, ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो सी यू सून।